अपन कहते हैं कि साहब भारत सोने की चिड़िया है, तो साहब कोई काटा पड़ाया जा रॉयल पिच ने उसने जाके बताया था कि भारत जो है एक सोने की चिड़िया है। वहां आप औरतों के देखो किलो 2 किलो तो बोला अपने शरीर पर लटका के घूमती है भारतीय महिलाएं। जहांगीर एक नंबर का बेवड़ा था, ये पिंटिया पी करके, पिंटिया जानते हो ना, शराब पी कर पड़ा रहता था, क्योंकि शासन वगैरह चलाने का काम जो है ज्यादातर तो नूरजहां ही करती थी। नूरजहां क्या करती थी, सुबह जहांगीर को पिंटिया पिला देती थी, सुबह जल्दी पिला देती थी, तो पी के पड़ा रहता था। नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान का विकास। भारतीय संविधान का विकास, किस प्रकार से भारतीय संविधान का विकास हुआ, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो ये संविधान शब्द है, इस संविधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो इसका सबसे पहले प्रयोग किया था सर हेनरी मेन ने। किसने किया? सर हेनरी मेन ने सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किया। ये सर हेनरी मेन है कौन? तो एक ब्रिटेन का एक नागरिक है, तो इसने सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किया। तो भारत में सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो भारत में सबसे पहले एमएन रॉय ने किया, जिसका नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। तो इसने सबसे पहले भारत में संविधान शब्द का प्रयोग किया, या अपन कहें कि सबसे पहले इसने संविधान की मांग रखी है। अब देखो, संविधान जो शब्द है वो किस शब्द से बना है? तो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से। किस भाषा के? लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूरे शब्द। इस कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से बना है, और इस कॉन्स्टिट्यूरे शब्द का अर्थ होता है व्यवस्था करना। इसका अर्थ क्या होता है? तो व्यवस्था करना इसका अर्थ होता है। अब देखिए, अपन चर्चा करते हैं कि विश्व में सबसे पहले संविधान किसका बना? मतलब सर्वप्रथम जो लिखित संविधान है, सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है वो किस देश का है? तो पहला जो लिखित संविधान है अमेरिका का है। इसी प्रश्न को मैं इस प्रकार से कर सकता हूं कि विश्व में सबसे प्राचीन संविधान किसका है? तो विश्व में सबसे प्राचीन जो संविधान है वो भी अमेरिका का है। अमेरिका का संविधान विश्व में सबसे प्राचीन संविधान है। ये अमेरिका का संविधान लिखा कब गया था? तो 4 मार्च 1789 को। कब लिखा गया संविधान? 4 मार्च 1789 ईस्वी में अमेरिका का संविधान लिखा गया। अब प्रश्न बनता है कि विश्व में सबसे छोटा संविधान किसका है? तो विश्व का सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका का ही है। ठीक है, सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। छोटा है तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं? केवल और केवल जो अनुच्छेदों की संख्या है वो केवल 7 है। अब आप देखिए अमेरिका का जो संविधान है कितना छोटा है, केवल 7 अनुच्छेद है। तो अमेरिका के संविधान में अनुच्छेदों की जो संख्या है, अनुच्छेद, वो कितने हैं? केवल 7। इसमें केवल 7 ही अनुच्छेद हैं, फिर भी आज तक जो संविधान संशोधन हुए ना वो केवल 27 बार हुआ है। संविधान जो संशोधन है आज तक अमेरिका के संविधान में वो कितनी बार हुआ है? 27 बार। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का, और फिर भी कितने संविधान संशोधन हुए हैं? केवल और केवल 27। बल्कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है वो भारत का है, और सबसे ज्यादा संविधान संशोधन भी हो चुके हैं। अपने भारतीय संविधान में 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान जो है भारत का है। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। और फिर भी कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं आज तक? तो आज तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, आज तक कितने हो चुके हैं? 104। 104 का संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो SC ST का जो आरक्षण है
उसको बढ़ाने को लेकर के। और SC ST का जो आरक्षण है अब बढ़ा दिया गया है 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो आज तक भारतीय संविधान में कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 104। तो अभी अपन ने देखा कि विश्व में सबसे पहले जो संविधान शब्द का प्रयोग है वो किसने किया है? सर हेनरी वेन ने। भारत में किसने किया है? M.N. रॉय ने किया है। और संविधान लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटिव शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? व्यवस्था करना होता है। और सर्वप्रथम जो लिखित संविधान है वो किसका है? तो अमेरिका का लिखित संविधान है पहला। और सबसे प्राचीन संविधान अमेरिका का है जो कि 4 मार्च 1789 को लिखा गया। फिर विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का है। और कितने अनुच्छेद है? 7 है। आज तक संविधान संशोधन कितने हुए हैं? तो केवल 27। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान अपन देखा किसका है? भारत का है, जिसमें आज तक 395 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 395 अनुच्छेद है। और संविधान संशोधन जो है 104 हो चुके हैं। 104वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो किससे है? तो SC ST के आरक्षण को बढ़ाया जो गया है लोकसभा विधानसभा में उससे संबंधित है। अब देखो ब्रिटेन का संविधान कैसा है? तो ब्रिटेन का संविधान की अपन बात करें संविधान तो अलिखित है। कैसा है? अलिखित। वह परंपराओं पर आधारित है। परंपराओं पर आधारित संविधान जो है ब्रिटेन का है। एक बार प्रश्न ये पूछ लिया कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, इससे आप क्या समझते हो? भाई अपन तो ये जानते हैं कि ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित है। ठीक है, लेकिन अगला अलिखित कह रहा है, खुद भी ये कह रहा है कि अलिखित है, इससे आप क्या समझते हो? तो इसका सही उत्तर था कि ब्रिटेन का संविधान अंशतः लिखित है। कैसे है? अंशतः लिखित। अंशतः लिखित का मतलब है कि कुछ अंश जो है वो ब्रिटेन के संविधान की भी क्या है? लिखे हुए हैं। तो क्या कोई और देश भी है जिनका संविधान जो है अलिखित है? जी हाँ है। जैसे आप नाम सुना होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब है। आपने इजराइल का नाम सुना है, इजराइल। तो सऊदी अरब का संविधान भी अलिखित है। इजराइल का सिद्धांत भी कैसा है? अलिखित है। आपने कभी न्यूजीलैंड का नाम सुना है? तो न्यूजीलैंड का संविधान भी कैसा है? अलिखित है। न्यूजीलैंड का संविधान भी कैसा है? अलिखित है। सऊदी अरब का संविधान तो कुरान पर आधारित है। कुरान पर आधारित है कहने का मतलब यहाँ जो संविधान चलता है वो कुरान ग्रंथ के अनुसार, जो मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ होता है कुरान, उसी के आधार पर जो है उसी को सर्वोच्च मान करके कानून बनाया गया है। अब देखो ये तो अपन ने प्रारंभिक बातें की है कि बड़ा छोटा संविधान किसका है, लिखित किसका है। अब अंग्रेज भारत में आए कैसे पता चला उनको कि यहाँ भारत है और वहां को जाना है? तो देखो एक विदेशी यात्री था, मतलब ब्रिटेन का एक यात्री था। ब्रिटेन का एक यात्री था और उस यात्री का नाम था रॉल्फ पिच। क्या नाम था? रॉल्फ पिच। ये रॉल्फ पिच नामक एक आदमी था। तो इसने क्या किया? 1591 में पूरे विश्व का भ्रमण किया। पूरे विश्व का इसने क्या किया? भ्रमण किया और पूरे विश्व के भ्रमण पर निकला। जब ये भ्रमण करके ब्रिटेन लौटा तो वहां जाकर बोला कि विश्व का सबसे धनी देश भारत है और सबसे धनवान व्यक्ति जो है वो कौन है? तो वो बोला अकबर है। कहा कि भारत तो एक सोने की चिड़िया है। भारत एक सोने की चिड़िया है। अपन कहते हैं साहब भारत सोने की चिड़िया है, तो साहब कोई काटा पड़ा जा रॉयल पिच ने उसने जाके बताया था कि भारत जो है एक सोने की चिड़िया है। वहां आप औरतों के देखो किलो 2 किलो, तो बोला अपने शरीर पर लटका के घूमती है भारतीय महिलाएं। अपन देखो भारतीय महिलाएं जो है वो सर्वाधिक सोने चांदी के गहने पहनते हैं। विश्व में सर्वाधिक सोने चांदी का यूज कर रहे हैं अपन आजकल। तो बोला, और अपन किस नागरिक ने बताया, रॉयल पिच ने ब्रिटेन में जाकर, कि अपन तो सोना चांदी को बॉक्स में रखते हैं, तिजोरियों में रखते हैं, और भारतीय लोग क्या करते हैं? मटके में रख करके बोला जमीन में ऐसे ही दबा देते हैं। और महिलाएं बोला पूरा हाथ वगैरह है, नाक वगैरह है, ऐसा मतलब खूब सारा गहना पहन के रहते हैं। मतलब वो तो सोने की चिड़िया है भारत, तो खूब सोना पड़ा यूं ही। तो लोगों को बताया। अब
उनको जागृत हुई कि अपन भारत में चले और वहां से चल के सोना लाए। अब वो डायरेक्ट आ नहीं सकते थे भाई, उनको किसी ना किसी बहाने से आना होता था, ऐसे डायरेक्ट नहीं आ सकते थे। तो इसलिए अंग्रेज जो भारत में आए थे वो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। तो इस रॉयल पिच ने सबसे धनी देश, सबसे जो धनी देश बताया, धनी देश वो किसको बताया? भारत को। और सबसे धनवान व्यक्ति, सबसे धनवान व्यक्ति कौन है? तो बोला अकबर, क्योंकि 1291 के आसपास शासन जो है मुगल सम्राट अकबर का था। ठीक है, अब देखो, अब अंग्रेज आएंगे भारत में, अब आएंगे तो इससे पहले उन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो यहां देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, खूब प्रश्न आते हैं एग्जाम में ईस्ट इंडिया कंपनी से। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अगर एक दिन और लेट हो जाता तो सन थोड़ी सी चेंज हो जाती, लेकिन लास्ट तारीख को की इन्होंने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या कर दी? स्थापना कर दी। अब एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत में मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल जो सम्राट है वो अकबर ही था। मुगल सम्राट कौन था उस समय भारत में? तो अकबर था, क्योंकि अकबर की मृत्यु 1605 में हुई है और इसकी स्थापना 1600 में। तो इस समय मुगल बादशाह जो हैं वो कौन था? अकबर ही था। अब है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहां हुई है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहां की गई है? तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो लंदन में की गई। लंदन कौन सी? ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। तो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई है वो कहां हुई है? लंदन में। अब प्रश्न बनता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना किसने की थी, मतलब संस्थापक कौन है इसका? तो इसका जो संस्थापक है वो ब्रिटेन की महारानी थी। ठीक है, उसका नाम था एलिजाबेथ हरतम। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने, एलिजाबेथ हरतम है, वर्तमान में एलिजाबेथ सेकंड है, और क्रांति के समय जो महारानी थी वो विक्टोरिया थी। ठीक है, तो यहाँ संस्थापक है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ हरतम, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी वास्तव में क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी वास्तव में 217 व्यापारियों का एक संगठन था। क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी? तो 217 व्यक्तियों का एक संगठन है, या कहो कि 217 व्यापारियों का एक संगठन है। व्यक्ति नहीं बोल के व्यापारी बोलेंगे। 217 व्यापारियों का एक संगठन है ईस्ट इंडिया कंपनी। इन व्यापारियों को, या अपन कहें कि ईस्ट इंडिया को व्यापार करने का जो अधिकार दिया गया था वो केवल और केवल 15 साल के लिए दिया गया था कि आप जाओ भारत में और वहां जाकर के व्यापार करो। तो व्यापार करने का जो अधिकार था प्रारंभ में कितने समय का दिया गया था? तो 15 साल का। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर बनाया वो किसको बनाया? तो टॉमस स्मिथ को। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन बना? तो प्रथम गवर्नर बना है टॉमस स्मिथ। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर थे। ऐसे सोच लो कि पहला गवर्नर है टोपी ज्यादा खाता था, जैसे कौन है? टॉमस स्मिथ जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या है? गवर्नर है। पूरा लगा लो, टॉमस स्मिथ जो है वो कौन थे? स्मिथ है ये, स्मिथ। तो टॉमस स्मिथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर थे। ठीक है जी साहब, गवर्नर वगैरह बन गए। अब देखो, अब कोई ना कोई आएगा भारत में और आकर के पहले पूछेगा कि भाई हम आपके भारत में व्यापार कर ले। ऐसे तो बुआ जी का बाड़ा तो है नहीं भारत कि कोई भी आएगा और व्यापार कर लेगा। अब किसी न किसी से तो अनुमति लेनी पड़ेगी। अब क्या हुआ? 1605 में अकबर तो गया मर। अब क्या हुआ कि
अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर के समय, किसके समय? जहांगीर के समय एक अंग्रेज आया, एक या मैं बोलूं एक अंग्रेजी राजदूत आया, एक राजदूत आया अंग्रेज, उसका नाम था सर हॉकिंस आया। कौन आया? सर हॉकिंस आया, सर हॉकिंस आया। अब इस जहांगीर की क्या खास बात थी? जहांगीर एक नंबर का बेवड़ा था। ये पिंटिया पी करके, पिंटिया जानते हो ना, शराब पी करके पड़ा रहता था, क्योंकि शासन वगैरह चलाने का काम जो है ज्यादातर तो नूरजहां ही करती थी। नूरजहां क्या करती थी? सुबह जहांगीर को पिंटिया पिला देती थी, सुबह जल्दी पिला देती थी, तो पी के पड़ा रहता था। अब इत्तेफाक से क्या हुआ कि जब हॉकिंस आया तब जहांगीर है ना पूरा पी के टल्ली था। जब हॉकिंस आया तो जहांगीर पी पा के टल्ली था। अब क्या हुआ कि इस सर हॉकिंस ने आकर के जहांगीर से पूछा, महाराज हम आपके भारत में व्यापार करना चाहते हैं। और जहांगीर शराब पिया हुआ था, बोला तू कौन होता है मेरे भारत में व्यापार करने वाला है, साले को जेल में डाल दो। तो जहांगीर ने शराब पी रखी थी, इसलिए जहांगीर ने क्या किया? सर हॉकिंस को जेल में डाल दिया। अब सर हॉकिंस 1-2 साल जब जेल में पड़ा रहा तो इसे ये पता चल गया कि जहांगीर की कमजोरी क्या है। अब ये सर हॉकिंस जहांगीर का प्रशंसक बन गया, उसकी प्रशंसा करने लगा। एक दिन जहांगीर पी पिंटिया और जेल में गया तो उसने देखा कि हॉकिंस वहां बंद था, अभी पीपा के वहां गया था। अब ये जो है हॉकिंस, वो अब समझिए कि ये शराब पीने वाला आदमी है, इसको कैसे कंट्रोल लेना है। तो अब सर हॉकिंस ने जहांगीर की प्रशंसा की, तो जहांगीर ने कहा इसको किसने यहाँ बंद किया, हॉकिंस को, चलो निकालो। और इस सर हॉकिंस को बादशाह खान की उपाधि दे दी, बादशाह खान की उपाधि दे दी और सर हॉकिंस को छोड़ दिया। जैसे सर हॉकिंस को छोड़ा, सर हॉकिंस यहां से भगे और भग के कहां चले गए? ब्रिटेन चले गए, मतलब इंग्लैंड चले गए। और वहां जाकर के बताया यदि आप भारत में व्यापार करना चाहते हो तो बस थोड़ा सा जौ का पानी और थोड़ा सा अंगूर का पानी ले जाना होगा। जौ का पानी और अंगूर का पानी का मतलब है शराब ले जानी होगी, क्योंकि पीने वाले कहते हैं कि बुरी चीज नहीं है, ये जौ का और अंगूर की क्या है, पानी है। तो साहब इसने जाकर के अंग्रेजों को बताया कि साहब इस प्रकार से आप शराब ले जाओ। तो इस बार जो राजदूत भेजा गया, दूसरा जो राजदूत आया इस बार, वो आया सर टॉमस रो। इस बार कौन आया? सर टॉमस रो आया, ठीक है। और आकर के जहांगीर से अजमेर के मैग्नीस दुर्ग में आकर के मिला, ठीक है। तो ये जहांगीर से आ गया, जहांगीर के पास आ गया, अजमेर में आ गया। कौन से दुर्ग में आ गया? तो अब मैग्नीस दुर्ग में आ गया और जहांगीर से मिला। ये आया तो दिसंबर में था, लेकिन की मुलाकात कब हुई है? तो 10 जनवरी 1616 को। आने को तो दिसंबर 1615 में आ गया भारत में वो, लेकिन इनकी जो भेंट हुई है, मुलाकात हुई है जहांगीर की और सर टॉमस रो की, वो 10 जनवरी 1616 को हुई। अब टॉमस रो ने वो गलती नहीं की जो हॉकिंस ने गलती की थी। इसने क्या किया? सबसे पहले जहांगीर को पिंटू पिलाया, सब मतलब जहांगीर को शराब पिलाई, विदेशी शराब अच्छी ब्रांड वाली। और पिलाने के पश्चात क्या किया कि इस सर टॉमस रो ने जहांगीर से पूछा, हम महाराज आपके भारत में व्यापार करना चाहते हैं। अब आज कोई भी आदमी पीने वाला होता है तो पिलाने वाले की ही बोलेगा, तो टॉमस रो ने पिलाया है। ऐसे जहांगीर ने कहा, बोला तुमको मना कौन करता है, करो ना भारत में व्यापार, आराम से करो, तुमको टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। तुम तो जब भी बोला ब्रिटेन जाओ ना तो वहां से थोड़ा सा जौ का पानी और अंगूर का पानी ले आना, अच्छे ब्रांड ले आना, कार्टून ले आना, बोला पूरा, ठीक है। तो ये इस प्रकार इस शराब के कारण क्या हुआ कि जहांगीर ने सर टॉमस रो को भारत में व्यापार करने की क्या दे दी? छूट दे दी कि आराम से आप क्या करो, व्यापार करो। तो इस प्रकार से अंग्रेज भारत में क्या करने लगे? व्यापार करने लग गए। अब देखो, अंग्रेजों की एक प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी कहां स्थापित हुई? तो सूरत में। सूरत कहां है? गुजरात। तो यहां पर
पहली व्यापारिक कोर्टें स्थापित हुई। अब देखो, एक प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने कलकत्ता जो नगर है उसकी स्थापना की थी, तो कलकत्ता नगर की और साथ में ही एक फोर्ट विलियम दुर्ग है या फोर्ट विलियम की जो स्थापना की थी, फोर्ट विलियम एक दुर्ग है, इन दोनों की स्थापना कब की है, तो सन 1700 में की थी। अब धीरे धीरे अंग्रेज क्या है, महत्वाकांक्षी हो गए। धीरे धीरे वो लोग क्या करने लगे कि व्यापार के स्थान पर शासन चलाने की सोचने लगे, और इसी क्रम में अंग्रेजों ने एक युद्ध लड़ा है, प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, 23 जून 1757 में लड़ा गया। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, 23 जून 1757 में। कहां लड़ा गया, पश्चिमी बंगाल में। तो पश्चिमी बंगाल में युद्ध लड़ा गया, किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे लड़ा गया। ये युद्ध किनके बीच हुआ, तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, वह अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध लड़ा गया। अब क्या हुआ कि यहां पर जो आपका सिराजुद्दौला है, इस सिराजुद्दौला को मीर जाफर नामक सेनापति ने क्या दिया था, धोखा। तो मीर जाफर ने क्या दिया इनको, मीर जाफर ने धोखा दिया। और जब इस प्रकार से कोई धोखा देगा तो निश्चित रूप से है कि सिराजुद्दौला की पराजय हुई और रॉबर्ट क्लाइव क्या हुआ, विजय हुआ। तो यहाँ रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। अब रॉबर्ट क्लाइव जीता है तो इसको कुछ ना कुछ बंगाल का अवश्य बनाएंगे, तो इसको यहाँ बंगाल का क्या बनाया, बंगाल का पहला गवर्नर। बंगाल का पहला जो गवर्नर बना, पहला गवर्नर, वो कौन बना है, तो रॉबर्ट क्लाइव बना। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि किस युद्ध के पश्चात भारत में अंग्रेजी शासन की नींव डली, तो अंग्रेजी शासन की जो नींव डली है, शासन की नींव, वो प्लासी के युद्ध के बाद ही डली है। प्लासी के युद्ध के पश्चात भारत में अंग्रेजी शासन की नींव डली। या इसी प्रश्न ऐसे पूछे कि भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य उसका संस्थापक किसको माना गया है, तो ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में जो संस्थापक माना गया है वो भी किसको माना गया है, यहाँ रॉबर्ट क्लाइव को माना गया। तो ये था इस प्रकार से प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के किनारे लड़ा गया, जो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया। रॉबर्ट क्लाइव एक अंग्रेज अधिकारी है, यहाँ सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने धोखा दिया है और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया है। तो ये बंगाल का पहला गवर्नर बन गया। भारत में जो अंग्रेजी शासन है उसका संस्थापक यही बना है। और ये अपन कह सकते हैं कि अंग्रेजी शासन की जो नींव डली है वो कौन से युद्ध के पश्चात भारत में डली है, तो कौन सा युद्ध है यहाँ पे, प्लासी का युद्ध। अब एक युद्ध की चर्चा पर और करते हैं, जो कि भारत में जो अंग्रेजी शासन की स्थापना है उसमें महत्वपूर्ण योगदान रखता है, और वो युद्ध है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, ये भी 23 है, लेकिन 23 क्या है, अक्टूबर है, और 1764 में लड़ा गया। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 23 अक्टूबर है, 23 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया। अब देखो यहां पर ये युद्ध किनके बीच लड़ा गया, एक तरफ अंग्रेज अधिकारी था हेक्टर मुनरो, ट्रैक्टर मुनरो नहीं, हेक्टर मुनरो, एक तरफ तो था अंग्रेज अधिकारी हेक्टर मुनरो, और एक तरफ थे 3 व्यक्ति, एक तो था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, बंगाल का नवाब मीर कासिम था, और अवध का नवाब सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं सुजाउद्दौला। तो देखो अंग्रेज अधिकारी तो कौन है, हेक्टर मुनरो, ठीक है, एक तरफ तो ये है हेक्टर मुनरो, एक तरफ युद्ध करने वाले 3 आदमी हैं, शाह आलम द्वितीय है जो कि मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह है। फिर एक था आपका मीर कासिम है, कौन है, मीर कासिम,
ये मीर कासिम जो हैं वो कहां के नवाब थे? तो ये बंगाल का नवाब है, बंगाल का नवाब। आप सोच रहे होंगे कि बंगाल पर तो अधिकार जो अंग्रेजों का हो गया था, रॉबर्ट क्लाइव का हो गया था, तो ये मीर कासिम कैसे हैं? क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर कासिम को क्या बनाया था, यहां पर नियुक्त कर रखा था शासन के लिए। क्योंकि प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेज डायरेक्ट खुद शासन नहीं चलाते थे, वो अपने एजेंट के थ्रू, तो अपना एजेंट जो बनाया था मीर कासिम को बनाया। जब मीर कासिम ने धोखा दिया तो फिर मीर जाफर को बना दिया, लेकिन मीर जाफर को भी धोखा दिया, इससे क्या तो धोखेबाज निकला। तो बाद में मीर जाफर को फिर से नियुक्त किया था, लेकिन फिर से इसने क्या दिया, धोखा दिया है अंग्रेजों को भी। और तीसरा जो है वो है सुजाउदौला, सुजाउदौला। अब सुजाउदौला कौन है? अवध के नवाब थे, अवध के नवाब थे। अब इधर है 3 और इधर है 1, तो यहां जीतने वाला एक ही, हेक्टर मुनरो। ऐसा सोचे ट्रैक्टर ही जीत गया, ट्रैक्टर रखता ना, अरे एक तरफ एक ट्रैक्टर और एक तरफ 3 आदमी हो तो जीतेगा कौन? ट्रैक्टर। तो उससे याद रखा हेक्टर, हेक्टर मुनरो जीत गया यहाँ पर, ठीक है। और आपसे पूछे कि भारत में अंग्रेजी शासन की वास्तविक नींव कौन से युद्ध के बाद डली? तो बक्सर के युद्ध के बाद। तो भारत में अंग्रेजी शासन की नींव, वास्तविक नींव बोलूंगा मैं, अंग्रेजी शासन की वास्तविक नींव जो डली है वो कौन से युद्ध के पश्चात डली है? तो बक्सर के युद्ध के पश्चात। अब बक्सर के युद्ध के पश्चात क्या करने लगे? अंग्रेज क्या करते थे कि पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया। अब जो शासन चलाने लगे ना वो अंग्रेज ही चलाने लगे। जो बंगाल का गवर्नर बना था ना, ठीक है, अभी देखा था ना अपने बंगाल का गवर्नर बना था रॉबर्ट क्लाइव, तो उसी के अधीन आ गया सारा सिस्टम। अब क्या करने लगे? अंग्रेज खुद ही क्या करने लगे? शासन चलाने लगे। और इन अंग्रेजों ने क्या किया? 1765 में बंगाल, बंगाल तो मेन है, बिहार, उड़ीसा, ये बड़े प्रांत थे। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनके जो दीवानी अधिकार थे वो भी ईस्ट इंडिया के पास आ गए। दीवानी अधिकार जो है, दीवानी अधिकार का मतलब है जो राजस्व वसूलने से संबंधित थे, ठीक है, जो राजस्व संबंधी काम था वो भी किसके पास आ गए? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट ही तो क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे या शासन चला रहे थे। तो यहां तक अपन ने प्रारंभिक बातें देखी है। मेन संविधान के सोपान तो अगली वीडियो से अपन देखेंगे, जहां रेगुलर एक्ट जो है वो शुरू होगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ये वीडियो आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।